गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। उस जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है उसमें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि स्पेशली हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है, मोल के बारे में पढ़ना है। तो आज मैंने मोल कॉन्सेप्ट यहाँ नाम लिखा है, बट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ही पार्ट, ठीक है, उसी का सेकेंड लेक्चर। तो पिछली क्लास में हमने मोल में बेसिक काउंटिंग कैसे की जाती है वो सब देख लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट। ये जो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट होता है वो होता है मास ऑफ एलिमेंट बटे में मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100 है। मतलब किसी भी कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट कितना होगा उसको हम इसी तरह से सोल्व करते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे आपको किसी ने कह दिया, एग्जाम्पल मैं एक ले लेता हूं, आपको किसी ने कह दिया C6H12O6, ये है हमारे पास C6H12O6, हाँ। और आपसे कोई जानना चाह रहा है कि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगा यहाँ पे, ठीक है बच्चा। तो हम परसेंटेज ऑफ कार्बन यहाँ कैसे निकालेंगे, जरा मुझे बताओ यहाँ कितने कार्बन है, जरा हमें बताओ तो जरा यहाँ पे 6 कार्बन है यहाँ। और हमें मास ऑफ एलिमेंट चाहिए, एक कार्बन का मास कितना होता है बच्चा, 12 होता है, इनटू हम क्या करेंगे 6 करेंगे, तो कार्बन का मास आ जाएगा अपॉन टोटल मास। सबको जोड़ो यार, तो ये 72 यहां से आएगा, 12 यहां से आएगा और 96 ऑक्सीजन का आएगा यार। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो बच्चा, ठीक है। तो 180 आ जाएगा यार, सोल्व तो कर ही लोगे इसको, तो 40% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40%। तो समझ गया कि नहीं समझ गया। इसी तरह से हम निकालते हैं मास ऑफ एलिमेंट ले लीजिए, साथ में मोलर मास ऑफ क्या ले लीजिए, कंपाउंड, पूरे कंपाउंड का मास ले लीजिए, आपका परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा। तो इसी तरह के छोटे मोटे सवाल इस पे आते हैं, कुछ अच्छे सवाल भी आते हैं, तो हम लोग 1-2 सवाल देख लेते हैं इस पे, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। तो आगे अब हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें कैसा आया हुआ है, जो एग्जाम में आपके आया हुआ है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया, मोलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज 672 U। आपको पता है कि मोलिक्यूलर मास किसमें होता है, U में होता है, और मोलर मास वही वैल्यू होती है, बट ग्राम किसमें होता है, पर मोल में होता है, ठीक है ना। तो मोलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज 6.022 U if it contains 0.033%, 0.033% of Fe मतलब आयरन in it, how many iron एटम प्रेजेंट, कितने आयरन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है ना, यही सवाल आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ये बड़ा आसान सवाल है, कैसे हम लोग करेंगे तो देखिए बच्चे, हाँ। अब ये कोई कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड में कौन कौन एलिमेंट है हमें नहीं पता, लेकिन हमें उसका मॉलिक्यूलर मास पता है, और अब ये भी पता है कि इसमें आयरन कितना है, 0.00033% है, ठीक है, 0.0333% है। अभी हम परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला पढ़े हैं, वो क्या होता है, मास ऑफ एलिमेंट और बटे में मोलिक्यूलर मास, मोलर मास कहो चाहे मोलिक्यूलर मास कहो, बस यूनिट का चक्कर होता है, वैल्यू तो सेम ही होती है, ठीक है। लेकिन ऊपर में मास ऑफ एलिमेंट के लिए ये भी पता होना चाहिए उसमें कितने आयरन एटम है ना। जैसे वहां कार्बन क्या था, 6 था, लेकिन यहाँ हमें पता नहीं है कितना आयरन एटम है, तो हम अपने मन से मान लेते हैं, लेट सॉल्यूशन में करने जा रहा हूं, हम मान लेते हैं लेट XA3 एटम प्रेजेंट, हमें मान लेते हैं कि लेट कितना है, XA3 एटम प्रेजेंट है। अब हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन क्या लिखेंगे, जरा मुझे बताइए। परसेंटेज कंपोजिशन जब हम लिखेंगे Fe के लिए, तो Fe का एटॉमिक मास कितना होता है आपको पता है, 56। अच्छा, कितने एटम हमने माने हैं x, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, एक एटी का 56 हुआ, x एटम है तो कितना हो जाएगा 56 इंटू एक्स,
Fe3 का मास आ गया। टोटल मास कितना है बताओ बच्चा? 6 7 2 2 2 10 to 100 एना परसेंटेज ऑफ Fe आएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है जवाब बताइए। ये वैल्यू हमको दी हुई है 0.333 है ना, ये दी हुई है बराबर 56x और 67222 ठीक है इनटू 100। तो दो जीरो से जो जीरो क्या करते हैं खा जाते हैं। तो दिस इंप्लाइज जो x है वो x हमारा क्या हो जाएगा लगेगा क्या इसमें, तो 0.0336720 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चा 56 हो गया, दो जीरो को कट गया है 56 है ना। इसको और क्या हम लिख सकते हैं, इसको एक डेसिमल इधर करते जाते हो जाएगा 0.333 into 672 और डिवाइडेड बाय 56। अब देखो इसको 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जब मुझे बताओ। ये जो 0.333 है हाँ, इसको मैं मिटा देना हूं। जो हम लोगों का 0.333 है बच्चा, उसको 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आपको सबको पता है कि इसको 1/3 लिखा जा सकता है। इसको मैं देखिए यहां लिख दे रहा हूं 1/3 लिख दे रहा हूं, किसको 0.333 को। हाँ, अब इनटू क्या हो जाएगा ये 672 और साथ में क्या हो जाएगा 56। आप कटा लीजिए, समझ रहे हैं। x की वैल्यू निकालो, ध्यान दीजिए x बराबर है जी, x बराबर निकालो, x बराबर कितना आ जाएगा ये 4 आइटम आ जाएगा। अब सिंपल कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं, ठीक है ना। मास ऑफ एलिमेंट लेते हैं और साथ में क्या लेते हैं कंपाउंड का मास लेते हैं, ठीक है। अब इस पे एक और सवाल आया हुआ है, वो भी हम कर लेते हैं। हाइड्रेटेड सॉल्ट का भी सवाल इस पे आता रहता है, एक और क्वेश्चन इस पे हम कर लेते हैं, फिर आने चाहिए, ठीक है बच्चा। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, सब लोग समझ गए होंगे कैसे कैसे किया गया है, ठीक है। अब एक और सवाल इस पे हम लोग कर लेते हैं इंपीरिकल फार्मूला के रिगार्डिंग, ठीक है ना। इंपीरिकल फार्मूला के रिगार्डिंग तो हम लोग को आसानी हो जाएगी। चलिए बच्चे, हाँ तो हम लोग बात करते हैं कैसे होगा हमारा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन हम लोगों ने दिया है, हमारे पास है MgSO4.XH2, ये कोई साल्ट है। MgS हाइड्रेटेड साल्ट है। किसी भी साल्ट में पानी होता है तो उसको कौन सा साल्ट होता है हाइड्रेटेड साल्ट। MgSO4.XH2 is heated and there is 60% mass loss. There is 60% mass loss. What is value of x? आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो x है उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, what is value of x। तो क्वेश्चन फिर से देखो, MgSO4.XH2 is heated and there is 60% mass loss, 60% मास का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ x। अब तुमको पता होगा कि किसी भी साल्ट जिसमें पानी मौजूद है अगर उसको हम गर्म करेंगे तो कौन भाग जाएगा, पानी भाग जाएगा। इसी वजह से क्या होगा मास का लॉस होगा बच्चा, ठीक है। तो देखो जब MgSO4.XH2 आप लेंगे और इसको आप गर्म कर देंगे तो जानते हैं क्या बन जाएगा जी, MgSO4 तो रह ही जाएगा और साथ में जो H2O है वो गैस बन के क्या है निकल जाएगा, वो बाहर भाग जाएगा, समझ रहे। वो क्या हो जाएगा बाहर भाग जाएगा। MgSO4 जस का तस रहेगा, ये बाहर भाग जाएगा। इसी वजह से मास का क्या है लॉस हो जाएगा, है ना। तो क्लियरली जितना मास लॉस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, पानी की वजह से हो रहा है ना। भाई पानी भागा इसी वजह से मास लॉस हुआ। तो मिला जुला के किसका परसेंटेज दिया हुआ है, पानी का परसेंटेज दिया हुआ है। तो यहाँ परसेंटेज ऑफ जो H2O हमारा दिया है वो क्या दिया है 60% दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ध्यान भी रखेंगे ना कि ड्यूरिंग हाइड्रेटेड सॉल्ट या फॉर हाइड्रेटेड सॉल्ट मास लॉस इज सेम एज मास ऑफ वाटर। हाइड्रेटेड सॉल्ट में जो मास लॉस होता है वो पानी के मास के बराबर होता है, ठीक बच्चे। तो चलिए अब हम मास लॉस 60% दिया हुआ है तो दिस इंप्लाइज दैट ये जो 60% है 60% को छोड़ देते हैं बराबर। अब पानी का यहाँ कितना हो जाएगा बताइए,
ऊपर में अपना मास होता है तो कितना हो जाएगा 18x, एक पानी का मास कितना है 18x वाटर है तो 18x डिवाइडेड बाय टोटल जोड़ लो यार ना, इन सब का मास जोड़ लोगे ना। मैग्नीशियम का कितना होता है तुमको पता है 24, देन 32 सल्फर का, एंड देन इसका हो जाएगा 64, वाले की तरह 24 देन 32 देन 64। ऑक्सीजन 4 है ना, अब प्लस क्या हो जाएगा 18x into 100 होगा नहीं होगा बच्चा। और ये 60% ये किसका परसेंटेज हम निकाले हैं, पानी का परसेंटेज निकाले हैं, ठीक है। तो पानी का परसेंटेज निकाले हैं, आप जोड़ेंगे तो फट से आ जाएगा बच्चा, ठीक है। तो इसको आप जोड़ लीजिए तो 120 आएगा यार। तो दिस इंप्लाइज दैट, आगे लिख देते हैं 60 बराबर 18x 120 प्लस 18x, जोड़ लो इसको और साथ में 100, एक जीरो से एक जीरो क्या होगा कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, ठीक है। इसको चाहो इधर लाएगा मल्टीप्लाई करना यार, तो दिस इंप्लाइज दैट इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 720 आएगा ना, देखो 720 आएगा है ना। और 18 को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 क्या आएगा 8, 18 into 6 है ना 108, ठीक है x, और बराबर इधर क्या हो जाएगा बताओ 180x, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो है ना। अब इधर उधर कर लो, इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले जाओ है ना। तो फाइनल जब इसको सोल्व करोगे, फाइनल जब इसको सोल्व करोगे बच्चे है ना, तो ध्यान देना इसको इधर ले आते हैं तो 720 बराबर हमारा क्या बच जाएगा 72x बचेगा है ना। इसको इधर ले जाओ और सब्ट्रैक्ट कर लो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। समझ गए नहीं समझ गए, घटा लो है ना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो समझ गए होंगे कि हाइड्रेटेड सॉल्ट पे कैसे कैसे सवाल आते हैं या परसेंटेज कंपोजिशन पे कैसे कैसे सवाल आते हैं, और उस हिसाब से उसको हम लोग क्या करेंगे सोल्व करेंगे। सारे बच्चे समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चे, हाँ आगे चलते हैं, ठीक है। एक उल्टा सवाल इस पर कर लेते हैं, उसके बाद तो आगे चलेंगे, उसके बाद तभी एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला आगे चलेंगे बच्चे। हाँ एक और सवाल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सारे आए हुए मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक कंपाउंड कंटेन्स 1p4 molecule, a compound contains 1p4 molecule and it is 0.31%। मैंने कितना परसेंट दिया है 0.31% दिया है। A compound contains 1p4 phosphorus molecule या p4 molecule है ना, and it is 0.31%। What is molar mass of compound? What is molar mass of compound? देखिए तो क्वेश्चन हमारा क्या है, एक कंपाउंड उल्टा सा होता है, उसमें क्या है एक फास्फोरस मॉलिक्यूल है 1p4 मॉलिक्यूल एंड इट इज जो है उसका परसेंटेज इतना दिया है, व्हाट इज मोलिकुलर मास ऑफ मोलर मास ऑफ कंपाउंड। तो आपको पता है कि जो परसेंटेज कंपोजिशन हमारा होगा, जो परसेंटेज कंपोजिशन हम निकालेंगे किसका फास्फोरस का p4 का निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा जरा मुझे बताइए। ऊपर में क्या हो जाएगा जरा मुझे बताइए, मास ऑफ फास्फोरस कंपोजिशन, कंपाउंड मत समझ लीजिएगा पूरा ही ले देता हूं, किताब कंपाउंड समझ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। परसेंटेज कंपोजिशन, तो यहाँ भी कंपाउंड में परसेंटेज कंपोजिशन किसका p4 का अगर हम बात करेंगे तो ऊपर में किसका वेट हो जाएगा फास्फोरस का, p4 का। एक p4 है ना उसके पास, तो एक p4 फास्फोरस का वजन कितना होता है बच्चा 31 होता है, तो हो जाएगा 31 into 4। और नीचे में क्या हो जाएगा मोलर मास हो जाएगा, यार मोलर मास हमको दिया हुआ नहीं यार, तो मोलर मास हो जाएगा बच्चा, और इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, होगा नहीं होगा बोलो। अब परसेंटेज कंपोजिशन कितना दिया है 0.31, तो लिख लेते हैं 0.31 बराबर 31 into 4 और बटे में मोलर मास, मोलर मास को मोलर m लिख देते हैं, मोलर मास को मैं क्या लिख देता हूँ m लिख देता हूँ इंटू 100। ठीक बच्चे, तो चाहो तो तुम इससे इसको कटा लो और इसको इधर लेकर चले जाओ, तो m बराबर क्या आ जाएगा बताओ यार 400 इधर से आएगा, इधर से 400 आएगा ना, और बटे में क्या हो जाएगा 0.01, बोलो कटाओगे आएगा 0.01 यहाँ पे 10 की पावर -2 आएगा ये कटाने के बाद, ठीक है।
इस तरह से करोगे तो फाइनल क्या आ जाएगा 40,000, ठीक है। और मोलर मास का यूनिट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ग्राम पर मोल। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मोलर मास को हम लोग यू में एक्सप्रेस करते हैं और मोलर मास को हम लोग ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस करते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन पे जैसे जैसे भी सवाल आते हैं मैंने सब आपको क्या किया है, डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब आगे हम लोग का टॉपिक जो है, देखिए बिल्कुल हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से टॉपिक पढ़ रहे, जैसे जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसी हिसाब से उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ताकि किसी को कोई दिक्कत न हो। बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम लोग पढ़ना हम लोग को एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। अब बात होती है कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। तो जो हम लोग का एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो होता है सिंपलेस्ट रेशियो। हाँ, आप लिख लीजिएगा, ये हम लोग का होता है सिंपलेस्ट होल नंबर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम इन कंपाउंड, ठीक है बच्चे। सब लोग देख लीजिए, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम इन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो सिंपल रेशियो होता है और होल नंबर होना चाहिए उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला होता है, सिंपलेस्ट यानी सबसे छोटा। जैसे ये मान लो C6H12O6 ये है, ये हमारा कंपाउंड है, इसका नाम क्या होता है बताइए, ग्लूकोज, है ना, इसे ग्लूकोज पता है सब लोगों को। अब देखिए तो ये एम्पिरिकल फार्मूला है क्या, नहीं है। यहाँ सिंपल रेशियो है 6 है तो 12 और एक है 6 है, तो सिंपल रेशियो नहीं है। अगर इसको हम सिंपल रेशियो में लें तो देखिए, ध्यान दीजिए, इसको घटाइए तो ये इसके डबल है कि डबल नहीं, और ये इसके बराबर है कि बराबर नहीं। तो अगर हम सिंपल रेशियो लेंगे तो क्या लिखेंगे, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। देखिए ध्यान दीजिए, 6 12 6, तो इसको क्या होगा, सिंपल रेशियो 1 2 1, है ना। अब ये कैसा रेशियो हो गया, सिंपलेस्ट रेशियो है, तो ये क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ इसका ग्लूकोज, एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज हो जाएगा। तो देखिए सिंपलेस्ट रेशियो, समझ ना, 1 2 1, है ना, 1:2:1, यही हमारा रेशियो है किसका, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो है। तो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट, एस लिखे हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम इन ए कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड में आप सिंपल रेशियो लेंगे वही एम्पिरिकल फार्मूला होता है ना। जैसे 6 12 6 का सिंपल रेशियो हमने ले लिया तो अभी क्या जाएगा, 1 2 1, है ना। तो इसी को क्या बोल देंगे, एम्पिरिकल फार्मूला बोल देंगे। एक और मैं तुमको समझा दे रहा हूँ, है ना, एक और समझा दे रहा हूँ, ताकि तुमको समझ में आ जाए, है। तो चलो ध्यान दें, तो जैसे मैं एक और ले लेता हूँ कंपाउंड CH3 C+OH, है ना, नाम जानते हो इसका, एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड जानते हो ना, तो यही हमारा एसिटिक एसिड है, ठीक है बच्चे, CH3COOH। अब इसी का कोई अगर आपसे कहे कि एम्पिरिकल फार्मूला लिखिए, तो अगर ऐसे कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला करें तो पहले सारे एटम को एक साथ लिखिए। आपका सारा एटम देखिए, हाइड्रोजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, कार्बन यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आप अटक जाएंगे। तो ऐसे में पहले इसको आप इस फॉर्म में लिखिए कि सारे एटम को एक साथ लिख लीजिए, है ना। तो आप एक साथ लिखेंगे तो कार्बन 2 है उसको एक साथ ले आइए, हाइड्रोजन क्या है 3 यहाँ 4 है तो उसको एक साथ ले आइए, ऑक्सीजन 2 है तो उसको एक साथ ले आइए। तो ये आपने दे दिया ना। अब ये सिंपल रेशियो में है क्या, नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। 2 4 2, समझ लो, 2 4 2 है, तो इसको सिंपल रेशियो लोगे तो क्या हो जाएगा, घटा लो, 3 2 4 होगा, देखो सिंपल रेशियो हो गया 1 2 1, है ना। आया कई बात समझे। तो ये क्या हो गया आपका, कौन सा फॉर्मूला आपने निकाल लिया यहाँ पे, एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला आपने निकाल लिया। समझ गया कि नहीं समझ गए। तो इस तरह से हम एम्पिरिकल फार्मूला को निकालते हैं, ऐसे ही हम लोग। तो आप समझ गए होंगे एम्पिरिकल फार्मूला हमने कैसे निकाला है ना।
कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे एसिटिक एसिड का। अच्छा ध्यान दीजिए, ये जो एम्पिरिकल फार्मूला हमने निकाला एसिटिक एसिड का, इसके पहले जो हम ग्लूकोज का निकाले थे, किसका निकाले थे? ग्लूकोज का। वो भी यही निकाले थे कि नहीं निकाले थे? ध्यान दीजिए, तो ग्लूकोज का भी यही निकाले थे, CH2 को ग्लूकोज का भी यही निकाले थे। तो दो अलग अलग कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बच्चे, तो आप ध्यान रखिएगा, है ना। फॉर टू डिफरेंट कंपाउंड एम्पिरिकल फार्मूला में भी सेम, और टू डिफरेंट कंपाउंड एम्पिरिकल फार्मूला में भी सेम। तो अलग अलग कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो सकता है? सेम हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला में। इसमें कुछ बताने का जरूरत ही नहीं है ना, ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा क्या होता है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम इन कंपाउंड। एग्जैक्ट रेशियो नहीं होता यहाँ, ये क्या होता है? रेशियो होता है। और ये हमारा क्या होता है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम इन कंपाउंड होता है, ठीक है बच्चे। तो आप समझ गए होंगे, हमारा रेशियो था, होल नंबर रेशियो था, और ये हमारा क्या था? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम इन कंपाउंड, ठीक है बच्चा। तो हम एक दो सिंपल सवाल इस पे कर लेते हैं, ठीक है बच्चे। हम लोग एक दो सिंपल सवाल कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हम लोग एक दो सिंपल सवाल कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है बच्चे। तो चलिए, हम लोग समझ गए होंगे कैसे हम लोगों को करना होता है ना। तो देखिए, जैसे आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है ना, एक कंपाउंड contains 40% carbon atom and 5.4% hydrogen, sorry 6.6% लेता हूँ इसको, 6.6% hydrogen atom and 6.6 लिखा है, 6.6 एंड हम लोग के पास है रेड ऑक्सीजन एटम। रेड हम लोग के पास कौन है? ऑक्सीजन एटम। व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला? व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला? ठीक है बच्चा, व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला? ठीक है, तो परसेंटेज दिया हुआ है ना। अब देखो, ऐसे तो होना चाहिए था कि परसेंटेज वाइज मास, बट देखो नीट टूट में करता क्या है, जेईई में कई बार छोड़ भी देता है। तो अगर अपने मन से कुछ छोड़ दिया और सवाल अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला का है, तो अपने मन से आप परसेंटेज वाइज मास ही मानकर करोगे। क्या मानकर करोगे? परसेंटेज वाइज मास। इसलिए मैंने छोड़ दिया। वैसे हम लोग को देना चाहिए था ज्यादा सही में, है ना, ऑक्सीजन एटम बाय मास। क्या करना चाहिए था? बाय मास हम लोग करना चाहिए था, लिखना चाहिए था ना। A compound contains 40% carbon atom, 6.6% hydrogen atom and 100 oxygen atom by mass, है ना। फिर आपको व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो ये ज्यादा सही रहता है। बट कई बार जानते इसको छोड़ देता है, बाय मास को छोड़ देगा क्वेश्चन में। तो अगर छोड़ भी दिया है और अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन है, तो तुम बाय मास लेके ही करना है। क्या लेके करना? बाय मास लेके करना, ठीक है बच्चा। चलो, अब बात यह है कि अगर हम मान लेते हैं 40% है, इसका मतलब मैं ऑलरेडी आपको बताया था पहले लेक्चर में, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कार्बन का हमारा क्या हो जाएगा? 40 ग्राम हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 6.6 ग्राम हो जाएगा। और जो ऑक्सीजन हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा? 100 में से सबको घटा लो यार, टोटल 100, क्योंकि टोटल हमेशा क्या होता है? टोटल क्या होता है? 100%। 100%। और 100% में अगर कोई 40% है, इसका मतलब 100 ग्राम में कितना ग्राम? 40 ग्राम। 6.6% मतलब 100 ग्राम है 6.6%। तो ऑक्सीजन क्या होगा? बचा हुआ हो जाएगा 40 और प्लस 6.6 हो जाएगा बच्चे। होगा नहीं होगा यार, है ना। जिसको तुम घटा लोगे यार, तो और आ जाएगा 53.4 ग्राम। आएगा नहीं आएगा? तो देखो, 3 लोग हैं, 40% कार्बन है, 6.6% हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है, और एक 40 है, एक क्या है 6.6 है। तो टोटल पक्का क्या होगा? 100% ही तो होगा। सारे को मिला के तो 100% ही होगा। टोटल 100% है। और हम कह रहे हैं कि हमेशा आपको क्या मान के चलना है? बाय मास मान के चलना है। तो 100% बाय मास है, इसका मतलब हो गया कि 100 ग्राम में 40 ग्राम। इसका मतलब हो गया 100 ग्राम में 40 ग्राम। हाइड्रोजन हो गया 100 ग्राम में 6.6 ग्राम।
और ऑक्सीजन हो गया 100 ग्राम में 53.4। समझ गए नहीं समझ? लेकिन जो हमने रेशियो लिया था, ध्यान दीजिए, हमने नंबर के हिसाब से लिया था। किस बेसिस पे लिया था? नंबर, सिंपल होल नंबर, नंबर का रेशियो था। ये तो ग्राम का है, वजन का रेशियो नहीं होता, नंबर का रेशियो होता है। और नंबर का यूनिट क्या होता है, मैं पहले क्लास में डिस्कस किया हूं। नंबर का ऐसा यूनिट क्या होता है? मोल होता है। क्या होता है? मोल। तो आप ग्राम में रेशियो नहीं ले सकते। अगर आपको नंबर का रेशियो चाहिए, मतलब मोल का रेशियो चाहिए। किसका चाहिए? मोल का। तो हम तुरंत अब मोल में चेंज करेंगे, क्योंकि हमको मोल का रेशियो चाहिए, मोल निकालेंगे। ठीक है, तो मोल कितना आएगा बच्चा बताओ? वेट बटे मोलर मास डिवाइड कर लो यार, ये लगभग 3.3 आ गया अप्रॉक्स। चलो इसका भी मोल निकाल लो यार, तो ये हो जाएगा 6.6 डिवाइडेड बाय 1, तो ये 6.6 आ जाएगा बच्चा। चलो इसका भी मोल निकाल लो यार ऑक्सीजन का, है ना? तो ये 53.4 डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा। ये भी लगभग क्या आ जाएगा? 3.3 आ जाएगा। अप्रॉक्सिमेटली करते हैं हम लोग, है ना, कि हमारा रेशियो क्या चाहिए? सिंपल होल नंबर। तो अब ये इसके क्या है? डबल हो, ये क्या है? इसके बराबर है। तो 16 into 3 48, तो थोड़ा सा ज्यादा, तो 3.3 कर लिया। ठीक है, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन भी करेंगे हम लोग। ठीक है ना? अब देखो, अगर मोल के हिसाब से बात करोगे तो कार्बन हमारे पास 3.3 है, हाइड्रोजन 6.6 और ऑक्सीजन 3.3 है। तो मोल के हिसाब से ही हम फार्मूला लिखते हैं, है ना? और मोल का रेशियो कहीं चाहे नंबर का रेशियो कहीं एक ही होगा, क्योंकि मोल क्या होता है? नंबर का ही यूनिट है यार। ठीक है, अब यहाँ आप रेशियो ले लीजिए बच्चा। तो रेशियो कितना आएगा जहाँ बताइए? CH आया नहीं? आया नीचे ना। अब ये हमारा क्या हो गया? दिस इज आवर एम्पिरिकल फार्मूला। ये हम लोग का क्या हो गया? एम्पिरिकल फार्मूला। में पता नहीं जब दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है ना? यही लिख देता हूँ। एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। समझ गए नहीं समझ गए सारे बच्चे? तो इस तरह से हम एम्पिरिकल फार्मूला का सवाल करते हैं, है ना? इसी टाइप का सिंपल सिंपल सवाल आता है, इसी हिसाब से इसको हम लोग करते हैं, ना? अब एक सवाल हम लोग बहुत कर लेते हैं इस पे, ना, ताकि एक एम्पिरिकल फॉर्मूला का साथ में कर लेते हैं, ताकि हम लोगों को क्या है थोड़ा आसानी हो। ठीक ना? तो चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा दे रहा हूं। आप लोग समझ गए हो? आप लोग समझ गए हो कैसे कैसे करना होता है? ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, मैं कह रहा हूं। A compound contains 20% hydrogen by mass and rest oxygen, carbon and rest carbon। और क्या हमारे पास है? रेस्ट क्या है? कार्बन। if 15 gram of compound at NTP has volume 11.2 liter। If 15 gram of compound at NTP has volume 11.2 है, ध्यान दीजिएगा 11.2 लीटर। What is empirical and molecular formula? आपको निकालना क्या? हमारे एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला हम लोग को ये बताना है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा। एकदम आराम आराम से करेंगे, कहीं कोई दिक्कत होगा नहीं। ठीक है बच्चा? तो चलिए, हाँ, सबसे पहले बाय मास दिया है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। पहले ध्यान दीजिए ना, पहले तो इसका देखिए, तो ये कह रहा है 15 ग्राम ऑफ कंपाउंड है। इफ 15 ग्राम ऑफ कंपाउंड एट एनटीपी है, वॉल्यूम क्या है? 11.2 दिया है। तो एनटीपी पे मैं कहा हूं कि जब भी एनटीपी पे तुम्हारा वॉल्यूम दिया तो वहां से मोल निकाल सकते हो, और वेट बाय मोलर मास से भी वेट निकाल सकते हो, मोल निकाल सकते हो। तो चलो यार, तो हम लोग सबसे पहले हम इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। तो जवाब मुझे बताओ, एनटीपी पे तुम लोग जानते हो ना 11.2 और बटे में 22.4 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा। किसका मोल आ जाएगा? मोल ऑफ कंपाउंड आ जाएगा यार।
मोल ऑफ कंपाउंड आ जाएगा, है ना। अच्छा, मोल ऑफ कंपाउंड का एक और फार्मूला भी होता है, ये तो क्या वॉल्यूम के टर्म में है, वेट के टर्म में भी लोग जानते हैं, वेट और बटे में मोलर मास। मोलर मास सारे बच्चे जानते होंगे। अब चाहिए तो आप इसको कटा लीजिए, है ना। तो ये 1/2 है और यहाँ से मोलर मास अगर हम निकालते हैं, मोलर मास हम निकालते हैं तो हमारा यहाँ जाएगा 15 × 2 बराबर 20। मोलर मास हमारा कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, एक पार्ट मैंने निकाल दिया है, मोलर मास हमने निकाला है। अब हम लोग आगे चलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला पे। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया है जो मुझे बताइए, 20%। और इसका है कौन, कार्बन ही है, रेड कार्बन है। तो दिस इंप्लाइज दैट जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा, मैं पहले बता चुका हूं, टोटल हमेशा 100%। तो 100 में से 20 को घटा दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा, है। और ये क्या दिया है, बाई मास दिया है। तो इसका मतलब हो जाएगा ये 20 ग्राम और इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 80 ग्राम। लेकिन मैं ये भी कहा कि जब भी आप कैलकुलेशन कीजिए तो रेशियो जो होता है क्या होता है, मोल के हिसाब से होता है, ग्राम नहीं होता। तो इसका मोल निकाल लीजिए, तो आप मोल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20/1। और इधर आप मोल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 और बटे में 12। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, जनाब बताओ, कटा लेते हैं। तो ये 20 और बटे में 3 आएगा, नहीं आएगा, बताओ, 20/3। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इधर से मैं मिटा दे रहा हूँ, सॉल्यूशन को छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन बस मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग लेंगे, ये देखिए मोल है और ये मोल का रेशियो ही हम क्या है लेते हैं। तो हमारा कार्बन यहाँ क्या है, 20/3 है और हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, 20 है। अब इसको आप कटा देंगे तो CH3 आएगा कि नहीं आएगा, सिंपल रेशियो 3 गुना है, ये सिंपल रेशियो है, इससे सिंपल कुछ पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हो गया हमारा, एम्पिरिकल फार्मूला। एक पार्ट हमारा बन गया, एक पार्ट हमारा बन गया। अब दूसरा हमको चाहिए था मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, रेशियो होता है। मतलब ये वाला 1 तो ये वाला 3, तो ये वाला 2 तो ये वाला 6, ये वाला n तो ये वाला 3 है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो इसका होगा वो कुछ इस फॉर्म में होगा, कुछ इसी फॉर्म में होगा, है ना। क्योंकि सिंपल रेशियो है, ये 1 तो ये 3। अब इसका ऐसा हो सकता है रेशियो नहीं रहेगा, 1:3 का रहेगा, हो सकता है ये 2 रहे तो ये 6 रहे। तो अब पता नहीं, हमको नहीं पता तुम कितना हो। इसका जो फॉर्म रहेगा, ये वाला 1 तो ये वाला 3, नहीं मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा, रेशियो मेंटेन रहेगा। रेशियो हमेशा क्या रहेगा, 1:3, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपल रेशियो होता है। तो हमने मान लेते हैं कि अगर ऐसा है तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला में एग्जैक्ट आइटम होता है ना, ऐसा नहीं होता, एग्जैक्ट आइटम होता है। तो मान लेते हैं कि ये वाला n तो ये वाला 3 गुना होगा ही, इस तरह से कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। अच्छा, ठीक है, तो चलिए अब अगर हम लोग यहाँ से इसका मोलर मास अगर हम लोग निकालते हैं, मोलर मास, तो मोलर मास हमारा कितना आएगा, जरा मुझे बताइए, मोलर मास कितना आएगा बताइए। तो 12n और प्लस 3n नहीं आएगा, 12n प्लस 3n। और मोलर मास हमने निकाला कितना है, 30 निकाल चुके हैं ऑलरेडी। देखिए ऑलरेडी हम मोलर मास अभी यहाँ 30 निकाले थे, है ना। तो यहाँ से देखिए मोलर मास हम ऑलरेडी 30 निकाल चुका है, ठीक है बच्चे। तो n आप निकाल लीजिए, तो n हमारा क्या आएगा, 2 आ जाएगा, n बराबर 2 आ जाएगा। तो चलो वैल्यू रखो, n बराबर 2 जो आया उसकी वैल्यू उठा कर रखो, तो क्या हो जाएगा बताओ, C2H6। ये हमारा क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। समझ गए नहीं समझ गए। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालता है आप ये भी समझ गए। फिर एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला में कैसे चेंज करते हैं आप ये भी समझ गए, ठीक है ना। तो इस पे एक और सवाल, मॉलिक्यूलर फार्मूला पे ही हम एक सिंपल सा सवाल कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको खत्म करेंगे, ठीक है। एक सिंपल सा सवाल हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको खत्म करेंगे, ठीक है। एक सिंपल सा सवाल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन हम लोगों का इस तरह से पूछे, क्वेश्चन हम लोगों का इस तरह से है, 0.5 मोल ऑफ XY4 has weight 8 ग्राम, 8 ग्राम रहेगा, 8 है, ध्यान दीजिए, 8 ग्राम, 8 ग्राम। and 0.5 mole of X2Y6 has weight 15 ग्राम, 15 ग्राम, ठीक है। What is
एटॉमिक वेट ऑफ एक्स एंड वाई। अब ऑप्शन एक्स और वाई का एटॉमिक वेट जानना चाह रहे हैं ना। 0.5 मोल XY4 का हमने वेट 8 ग्राम दिया है, 0.5 मोल H2Y6 का वेट हमने 15 ग्राम दिया है। ऑप्शन दोनों का अलग अलग एटॉमिक वेट जानना चाह रहे हैं, तो कोई बात नहीं, पहले मोलर मास निकाल दिया जाए। तो आपको पता है सॉल्यूशन में एक मैटर है बस, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मोल। मोल किसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, मोल बराबर क्या हो जाएगा, वेट, और बटे में मोलर मास। ये किसके लिए कैलकुलेशन हो रहा है बताइए, XY4 के लिए, है ना। मोल बराबर वेट बटे मोलर मास होता है नहीं होता, तो दिस इंप्लाइज दैट ये मोलर मास कितना आ जाएगा बताइए, ये मोलर मास कितना आएगा, XY4 का मोलर मास कितना आएगा बताइए बच्चा, कैलकुलेट कर लीजिए, 16 आएगा। कितना आएगा, 16 है। उसी तरह अगला वाला आप पढ़ लीजिए, तो 0.5 बराबर क्या हो जाएगा, जरा मुझे बताइए, 15 और बटे मोलर मास किसका बताइए, तो X2Y6 का होगा नहीं होगा। तो यहां से अगर हम निकालते हैं दिस इंप्लाइज दैट मोलर मास, अगर हम लोग मोलर मास निकालते हैं किसका, X2Y6 का, तो ये कितना हो जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई करोगे इधर ले जाएगा, ये 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो दोनों का मोलर मास हमने निकाल लिया। अब जो पहले का इक्वेशन बनेगा, मोलर मास क्या होता है, एटम के मास के बराबर होता है, अभी हम बता चुके हैं। तो पहले का इक्वेशन क्या बनेगा, x और प्लस 4y बराबर क्या बनेगा, 16। इसमें x और y ही हम क्या मान रहे हैं, मोलर मास मान रहे हैं। x का मोलर मास हमने x माना है, y का हमने y माना है। तो पहला इक्वेशन बनेगा ना, x प्लस 4y। दूसरा क्या बनेगा बताइए, 2x प्लस 6y बराबर। दो इक्वेशन बन गए, नहीं बन गया बताइए, बनेगा दो इक्वेशन भाई। अब यहां से आप इन दोनों को सोल्व कर लेंगे तो फटाफट आपका क्या निकल जाएगा, x और y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, दो इक्वेशन आसान है, तो मैं छोड़ दे रहा हूं, यहां से आप निकाल लीजिएगा, x की वैल्यू 12 आ जाएगी और y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों को आप सोल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। समझ रहे। तो इस तरह के छोटे मोटे सवाल हमारे इंटीग्रल और मॉलिक्यूलर फार्मूला में आते हैं, और किस तरह से इनको करना होता है मैंने आपको क्या किया है, बता दिया है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चा, अगला टॉपिक जो हमारा है मोल कॉन्सेप्ट या सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, वो है स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, तो जो स्टोइकियोमेट्री है, इसका बेसिक मीनिंग ये होता है कि यहाँ हम लोग इस टॉपिक में डील हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। अब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है तो हम कर सकते हैं इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन। तो ये जो स्टोइकियोमेट्री है वो किससे करता है, डील्स से। ये कैलकुलेशन होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मास का, मतलब कितना रिएक्टेंट खत्म होगा तो कितना प्रोडक्ट बनेगा। वैसे तो मास कंजर्व होता है, बट कौन सा रिएक्टेंट कितना लेंगे तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, यही सब डिस्कशन हम किसमें करते हैं, स्टोइकियोमेट्री में करते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री इज नथिंग बट इट्स डील्स विद कैलकुलेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मास इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास का जो कैलकुलेशन होता है या उसका जो रिलेशनशिप होता है, वही हम स्टोइकियोमेट्री में डील करते हैं। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री पढ़ने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि आखिर केमिकल रिएक्शन को हम किस तरह से देखते हैं। ठीक है बच्चा, उसके बाद हम लोग इस पे चलेगा। तो समझ गए होंगे स्टोइकियोमेट्री हम लोग पढ़ने वाले क्या। ठीक है, अब हम लोग इसमें बात ये करेंगे कि आखिर इस कैलकुलेशन को करते किस तरह से, है ना। हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग स्टोइकियोमेट्री में कैलकुलेशन को करते किस तरह से है बच्चा, है ना। बहुत ही आसान होता है ना। तो चलो देखते हैं ना, अब आपको मैं बता किस तरह से हम लोग कैलकुलेशन को करते हैं। ठीक है, तो जब मान लो मैंने एक सिंपल रिएक्शन लिया है, CH4 गैस प्लस 2O2 गैस, और मैं उससे बना रहा हूं CO2 गैस, और साथ में बना रहा हूं 2H2 लिक्विड। मैंने एक सिंपल रिएक्शन लिया है, CH4 गैस प्लस 2O2 गैस, और उससे मैं बना रहा हूं CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। ये सिंपल रिएक्शन मैंने लिखा है। ठीक है, अब देखिए इस रिएक्शन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि CH4 का एक मॉलिक्यूल का हो, चाहे एक मोल, मैं मोल में लेकर चल रहा हूं यार, CH4 का एक मोल O2 के कितने मोल से, 2 मोल से क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है,
और CO2 पे कितने मोल को बना रहा है? 1 मोल को बना रहा है, 1 मोल। और H2O पे कितने मोल को बना रहा है? 2 मोल को बना रहा है। आप इसको मॉलिक्यूल में भी डील कर सकते हैं। किसमें डील कर सकते हैं? मॉलिक्यूल में। बट हम इसको मोल में डील कर रहे हैं। मोल और इलेक्ट्रॉन चाहे मॉलिक्यूल को हो, दोनों नंबर ही है। नंबर का यूनिट तो एक्चुअली मोल ही ना होता है, तो मोल में बात कर रहा हूं। तो इस रिएक्शन का मतलब होता है CH4 का 1 मोल 2 मोल O2 से रिएक्शन कर रहा है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि CH4 का 1 ग्राम 2 ग्राम O2 से रिएक्शन कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग कांसेप्ट। तो जब भी रिएक्शन होता है तो मोल बेसिस पे होता है, नंबर बेसिस पे होता है, ग्राम बेसिस पे नहीं होता है। इसको आप ये मत पढ़िएगा कि CH4 का 1 ग्राम O2 का 2 ग्राम से रिएक्शन कर रहा है, दिस इज रॉन्ग। तो इसका मतलब ये होता है कि CH4 का 1 मोल O2 के 2 मोल से रिएक्शन कर रहा है, 1 मोल CO2 बना रहा है और 2 मोल क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है। समझ गया कि नहीं समझ गया? यही इसका मतलब होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हम कह सकते हैं कि CH4 का 1 मोल खत्म होगा तो पानी का क्या मोल बनेगा? जवाब मुझे बताइए। अब एक रिएक्शन में पढ़ रहा हूं बार बार, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। CH4 का 1 मोल O2 का 2 मोल रिएक्ट कर रहा है ना, फॉर 1 मोल ऑफ CO2 2 मोल ऑफ H2O ना। तो इसका मतलब इसका 1 मोल इसके क्या मोल को बना रहा है? 2 मोल को बना रहा है। ठीक है बच्चा? तो अगर इसका 10 मोल हो जाएगा, बिल्युमिनेटरी मेथड की बात करूंगा, इसका 10 मोल तो इसका क्या मोल हो जाएगा? 20 मोल होगा कि नहीं होगा? बोलो बच्चा। इसका 10 मोल हो जाएगा तो उसका कितना मोल हो जाएगा? 20 मोल हो जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? चलो उसी तरह अगर इसका कितना हो जाएगा? 50 मोल हो जाएगा, 50 मोल, क्योंकि 1 मोल से 2 मोल बन रहा है। अगर इसका 50 मोल अगर आपके पास है इसी रिएक्शन में, तो चलिए अगर इसका 50 मोल है CH4 का, बताइए पानी क्या मोल बनेगा? कितना बताएंगे आप? 100 मोल, डबल 100 मोल बताएं। समझ गए नहीं समझ गए? तो आपको रिएक्टेंट से आप क्या बता देंगे? प्रोडक्ट बता देंगे। उल्टा काम भी आप कर सकते हैं, प्रोडक्ट से भी आप क्या बता सकते हैं? रिएक्टेंट बता सकते हैं ना। जैसे इसको मैं मिटा दे रहा हूं, अब मैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड में आ रहा हूं ना, और एक बार अगर हम मोल निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे? मोल। तो मोल से मास निकालने आप लोगों को आता है, बताऊंगा लेकिन। तो चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। मान लेते हैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकालते हैं। तो देखो यहाँ O2 का 2 मोल खत्म हो रहा है तो पानी का क्या मोल बन रहा है? 2 मोल बन रहा है, नहीं बन रहा है? 2 मोल O2 खत्म हो रहा है तो पानी भी 2 मोल बन रहा है। देखो यहाँ 2 मोल O2 रिएक्ट टू फॉर्म 2 मोल ऑफ H2O। 2 मोल O2 खत्म हुआ, 2 मोल पानी बन गया। 2 से 2 अगर किसने कह दिया ये 10 मोल रिएक्ट करेगा तो कितना मोल बनेगा? 10। 2 से 2 तो 10 से 10। अगर इसको किसने कह दिया 20 मोल 20 मोल, तो ये भी कितना हो जाएगा? 20 मोल। होगा नहीं होगा? या उल्टा किसने कह दिया ये 30 मोल अगर बना है, 30 मोल H2O बना तो कितना मोल O2 रिएक्ट किया होगा? तो आप क्या कहेंगे? 30 मोल। समझ गया कि नहीं समझ गया सारे बच्चे? तो मोल से मोल का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं किसी भी रिएक्टेंट का, किसी भी प्रोडक्ट का। ठीक है बच्चा? अब मान लीजिए इसी पे समझ लीजिए एक और चीज है ना। मान लीजिए किसी ने इस रिएक्शन को ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब उस पर अगर स्टोइकोमेट्रिक, तो इसका मतलब क्या होगा? तो आपने हाँ हो जाएगा। अब अगर हम इस पर स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन लगाएंगे तो सही होगा कि गलत हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आपने रिएक्शन ही बैलेंस नहीं किया। रिएक्शन बैलेंस है कि अनबैलेंस है? अनबैलेंस है। आपने जो मोल को रिएक्शन ने दिया, फिर आप कहेंगे इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्शन करके इसके 1 मोल और इसके 1 मोल को बनाना, तो गलत हो जाएगा। आप यही कहेंगे जो रिएक्शन लिखे हैं अगर उसको हम पढ़ेंगे तो इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्शन कर रहा है और इसका 1 मोल इसके 1 मोल बना, बट गलत है। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। समझना? जब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा तब तक स्टोइकोमेट्री का यूज नहीं करेंगे ना। पता लगा 0 मोल को लिख दिया और यूज कर लिया, नहीं। तो यहाँ बैलेंस करने के बाद ही यूज हम करेंगे। ठीक है? तो आप समझ गए होंगे मोल बेसिस पे कैसे कैसे होता है। तो सारे बच्चे सबसे पहले तो आप लिख लेंगे, सारे बच्चे लिख लीजिएगा ना, सारे बच्चे ना। स्टोइकोमेट्री इज यूज्ड, ध्यान रखिएगा, स्टोइकोमेट्री इज यूज्ड ओनली फॉर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। स्टोइकोमेट्री का यूज हम सिर्फ और सिर्फ कब करते हैं? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के लिए करते हैं। यूज्ड ओनली फॉर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो पहले जब हम स्टोइकोमेट्री कैलकुलेशन करने जाएंगे तो हम सबसे पहले ये देख लेंगे कि हमारा रिएक्शन बैलेंस्ड है कि बैलेंस्ड नहीं है। जब बैलेंस हो जाएगा उसके बाद उसको हम बहुत फ्रीक्वेंटली क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है? तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं स्टोइकोमेट्री पे, सिंपल सिंपल, तब हम लोग आगे चलते हैं, फील्ड में चलेंगे। ठीक है बच्चा? चलिए तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, आसान सवाल है। मैं लिख रहा हूँ H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस gives H2O liquid, H2O liquid। ठीक है? अब क्वेश्चन 10 मोल H2 gas reacts
10 mole H2 gas reacts. How many mole of O2 required? How many mole of O2 required? मैं पूछ रहा हूँ अगर 10 mole H2O रिएक्ट कर रहा है तो how many mole of O2 required? ये हम लोग का क्वेश्चन है. ये सिंपल क्वेश्चन मैंने एकदम स्टार्ट किया. तो चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सोल्व करने जा रहा हूँ. H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, हाफ O2 गैस, और मैं इससे बना क्या रहा हूँ? H2O लिक्विड बना रहा हूँ बच्चा. चलो यार, अब इसका मैंने 10 मोल लिया. कितना मोल लिया है? 10 मोल. अब इसका मोल निकालना है. तो यार क्लियरली आपको दिख रहा होगा इसका एक मोल इसके कितने मोल से रिएक्शन कर रहा है, जरा मुझे बताइए. तो एक मोल कितने मोल से रिएक्शन कर रहा है? आधा मोल से कर रहा है कि नहीं कर रहा है? रिएक्शन पढ़ने के लिए बता चुका हूँ. 1 मोल रिएक्ट विद हाफ मोल, तो 10 मोल रिएक्ट विद 5 मोल. अगर एक मोल कितने से रिएक्शन करेगा? आधा से. तो 10 कितने से करेगा? 5 से. खत्म हो गया, बन गया सवाल. दैट्स यही करना होता है. ठीक है, चलिए स्टोइकोमेट्री है ना. अब हम लोग कुछ मास पे ले लेते हैं क्वेश्चन, तो आज ज्यादा बेटर मैं आपको समझा पाऊंगा. ठीक है, मास पे हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन हम लोग का ये है, what mass of O2 gas required for complete combustion of 90 ग्राम C6H12O6. आप लोग जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं. What mass of O2 required for a complete combustion of 90 ग्राम? 90 ग्राम ग्लूकोज. ये हमारा क्वेश्चन है. तो मैं पहले कहा कि सबसे पहले जब हम स्टोइकोमेट्री का यूज करेंगे तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखेंगे. तो पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं, कंबशन रिएक्शन. तो हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6. इसका जब हम O2 से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनेगा क्या? CO2 और H2. आपको पता है कंबशन नहीं बनता है ना. अब यहाँ 6 कार्बन है तो यहाँ 6 लगाएंगे, यहाँ 12 है तो यहाँ भी 6 लगाएंगे. 12 हो गया. अब ऑक्सीजन की है 18 इधर है, 6 यहाँ हो गया तो यहाँ भी 6 लगा देंगे. अब ये बैलेंस हो गया. इसका मतलब इसका 1 मोल, इसका कितना मोल? 6 मोल. रिएक्शन का ही हाल चल है. इसका 1 मोल इसमें कितने मोल से रिएक्शन कर रहा है? 6 मोल से. इसका 6 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन कर रहा है ना. ठीक है. ग्लूकोज का दिया कितना है? 90 ग्राम दिया है. ये 1 मोल 6 मोल से रिएक्शन कर रहा है. हमें रिएक्शन बैलेंस करने के बाद पता चल गया है. अब ग्लूकोज का है कितना ग्राम? 90 ग्राम. तो पहले हम मोल निकाल देते हैं ना. ये 90 ग्राम ग्लूकोज है तो पहले हम मोल निकाल देते हैं. 90 बाय 180 करोगे तो कितना मोल आएगा? तो हाफ मोल आएगा. नहीं आएगा. हमने मोल निकाला ग्लूकोज का. ग्लूकोज का मोल निकाला. ग्लूकोज मोल, ग्लूकोज का हमने मोल निकाला. ऐसे लिखे ना, ग्लूकोज का मोल निकाला, हाफ मोल आ गया. अब इसका 1 मोल इसके 6 मोल से कर रहा है तो इसका हाफ मोल इसके कितने मोल से करेगा? 3 मोल से रिएक्शन करेगा नहीं करेगा? अब ये बिल्कुल आसान तरीका है. इसको कैसे कोई समझाएगा? आप समझ ही रहे होंगे. 1 मोल रिएक्ट विद 6 मोल या 6 मोल रिएक्ट विद हाफ मोल. 1 मोल रिएक्ट विद 6 मोल. ठीक है. अब मुझे बताइए ग्लूकोज का मोल कितना आया? हाफ. तो हाफ मोल इसके कितने मोल से करेगा रिएक्शन? 3 मोल से, है ना. तो मोल ऑफ O2 कितना आ जाएगा रिएक्ट? मोल ऑफ O2 रिएक्ट कितना आ गया? 3 आ गया. एक बार मोल आ गया तो आप वेट निकाल लेंगे, नहीं निकाल लेंगे, है ना. तो वेट ऑफ O2 गैस डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूं 3 into 30 ग्राम. समझ गया ना, क्योंकि मोल से ग्राम चेंज करने आपको आता है. तो इस तरह से हम सवाल इसमें करते हैं स्टोइकोमेट्री पे, है ना. इसी हिसाब से आएगा, या तो वेट में रहेगा या तो ग्राम में रहेगा. कुछ भी रहेगा, आराम से हम लोग कर ले जाएंगे. एक और सवाल आपको हम करा देते हैं, वॉल्यूम पे करा देते हैं. ये भी आया हुआ है आपके एग्जाम में, ये भी हम करा देते हैं आपको. वॉल्यूम पे भी करा देते हैं. ठीक है. तो देखिए क्वेश्चन हम लोगों का है 11.2 लीटर H2 gas at NTP and 11.2 liter Ca2 gas at NTP reacts. How
HCl गैस फॉर्म एट NTP. How much volume of HCl gas formed लिखेगा EDA formed at NTP. तो पहले आपको मैं ऐसे सवाल के लिए बता देता हूँ, हम लोग यूज करते हैं पीवी बराबर, आप लोगों ने पढ़ा होगा NRT होता है बच्चों। पीवी बराबर क्या होता है? NRT होता है। और एनटीपी का मतलब मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि टेम्परेचर हमारा क्या होता है? 0 डिग्री होता है और प्रेशर हमारा क्या होता है? 1 atm होता है। यानी मिला जुला के प्रेशर और टेम्परेचर दोनों फिक्स की नॉट फिक्स हो गया ना बच्चा। एनटीपी पे प्रेशर और टेम्परेचर हमारा क्या हो गया? दोनों फिक्स हो गया। तो मोल किसके प्रोपोर्शनल हो गया? वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ? एनटीपी पे टेम्परेचर 0 डिग्री है, प्रेशर 1 atm है, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम फिक्स है, कांस्टेंट हो गया। तब ये भी फिक्स आर आपका होता है या फिक्स होता है? तो मोल किसके प्रोपोर्शनल? वॉल्यूम है ना। यानी जो हालचाल मोल का रहेगा वही हालचाल वॉल्यूम का रहेगा, जो हालचाल मोल का वही हालचाल वॉल्यूम का। तो जैसे अब हम इक्वेशन लिख लेते हैं H2 गैस प्लस Cl2 गैस और बराबर हम लिख लेते हैं 2HCl गैस। अब यहाँ आपको ये दिया है 11.2 लीटर, 11.2 लीटर दोनों दिया है, 11.2 लीटर 11.2 लीटर, और आपको बराबर ये पूछ रहा है। तो देखो एक मोल से रिएक्शन कर रहा है, उसी तरह हम कह सकते हैं 1 लीटर से रिएक्शन करेगा। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि 1 लीटर रिएक्ट विद 1 लीटर। हम ये भी कह सकते हैं कि 1 लीटर से रिएक्शन करेगा। अब कुछ लोग कहोगे क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूं मोल हमारा वॉल्यूम में क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 1 लीटर से रिएक्शन करेगा। तो 11.2 लीटर से भी रिएक्शन करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। और 1 लीटर से रिएक्शन करेगा तो कितना बन रहा है? 2 का मतलब कितना लीटर? 2 लीटर। उसी हिसाब से बताओ 11.2 लीटर से रिएक्शन करेगा तो कितना लीटर बन जाएगा? 22.4 लीटर। फिर से समझो अच्छे से, जो हालचाल मोल का वही हालचाल वॉल्यूम का। जो हम कहते थे ना 1 मोल रिएक्ट विथ 1 मोल टू फॉर्म 2 मोल, तो हमको वहां वॉल्यूम भी यूज कर सकते हो, मोल की जगह वॉल्यूम, इसमें दोनों प्रोपोर्शनल है, एक जैसा है। तो हम कह सकते हैं इसको 1 लीटर रिएक्ट विथ 1 लीटर टू फॉर्म 2 लीटर, 11.2 लीटर रिएक्ट विथ 11.2 लीटर टू फॉर्म 22.4 लीटर। ये 22.4 लीटर लिखा हुआ है। HCl का आंसर क्या आ जाएगा? वॉल्यूम कितना आ जाएगा? फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा 22.4 लीटर। सारे बच्चे समझ गए होंगे किस तरह से हम लोग स्टोइकियोमेट्री का सिंपल क्वेश्चन करते हैं, और ऐसे ही सवाल भी आता है स्टोइकियोमेट्री का, ठीक है ना। स्टोइकियोमेट्री का जो प्लेन सवाल आता है वो कठिन होता ही नहीं है, इसी टाइप का छोटा मोटा सवाल आता है, ठीक है। सवाल इसी में हम लोग को थोड़ा सा और एक टॉपिक पढ़ना है ना, वो टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं। स्टोइकियोमेट्री आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसी का पार्ट है, स्टोइकियोमेट्री का ही पार्ट है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। उससे सवाल ज्यादा आता है और इम्पोर्टेंट भी वही आता है, तो उसको हम लोग खत्म कर लेते हैं आज, उसको हम लोग खत्म कर देते हैं। वो टॉपिक हम लोगों का है लिमिटिंग रिएजेंट, और टॉपिक हम लोगों का है लिमिटिंग रिएजेंट एला, लिमिटिंग रिएजेंट एला। तो हम लोग समझते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट का एला होता है ना। तो एक रिएक्शन को देखो, जैसे हम यही रिएक्शन लिख रहे हैं H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl। इसका मतलब अगर इसका 1 मोल रहेगा, इसका भी 1 मोल रहेगा, तो इसका कितना मोल बनेगा? 2 मोल बनेगा नहीं बनेगा? लेने इसका मतलब इसका 1 मोल रहेगा, इसका 1 मोल रहेगा, इसका 2 मोल बनेगा। उसी तरह अगर इसका 10 मोल रहेगा, इसके 10 मोल से क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, और इसका कितना मोल बन जाएगा बताइए? 20 मोल बन जाएगा बच्चे, समझिए। अब पता चले कि किसी ने इसका कह दिया 8 मोल, लेकिन इसका कह दिया 4 मोल, है ना। ध्यान दीजिए, इसका 8 मोल कह रहा है, इसका 4 मोल कह रहा है, पूछ रहा है कि इसका मोल कितना बनेगा, समझ रहे हैं। इसका कह रहा 8 मोल, इसका कह रहा 4 मोल, इसका कितना मोल बनेगा। तो ये नहीं कर सकते हो कि 1 मोल से रिएक्शन करा तो 8 मोल से रिएक्शन करेगा, कह सकते हो बेटा तो 8 मोल ये नहीं है, यहाँ तो कितना मोल है? 4 मोल ही है। और जैसे ही 4 मोल का रिएक्शन होगा, ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा ना। 4 मोल से ज्यादा हमारे पास Cl2 नहीं है, ये 8 मोल नहीं रिएक्शन कर सकता है ना, एक करेगा, है ना, ये कम है। 8 रहेगा तो 8 से करेगा, लेकिन 8 नहीं है, 4 ही है। और जब ये दोनों मिलेंगे तभी ये Cl बनेगा, ये हमारा क्या है? कम है, समझ रहा। तो सिर्फ कितने का रिएक्शन होगा? 4 मोल का ही रिएक्शन होगा। कहेंगे 4 मोल रिएक्ट विद 4 मोल, और कितना मोल बनेगा? 8 मोल बनेगा। कितना मोल बनेगा? 8 मोल।
क्योंकि आफ्टर 4 मोल दिस बिकम 0, ये खत्म हो जाएगा, है ना। या ऐसे कर सकते हैं कि ये क्या है, कम है। तो ध्यान दीजिए, कोई भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट क्या होता है, लेसर अमाउंट में होता है, कम होता है, या जो पहले क्या होता है, खत्म हो जाता है, दूसरा बचा रह जाता है, उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, Cl2 हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। तो आप ध्यान रखेंगे, है ना। एनी रिएक्टेंट दैट इज इन लेसर अमाउंट, any reactant that is in lesser amount on a stoichiometric basis, the stoichiometric basis पे होना चाहिए ना, any reactant that is in lesser amount in a stoichiometric basis is limiting reagent. Any reactant that is in lesser amount on a stoichiometric basis is limiting reagent. समझ रहे, वही limiting reagent होता है, and it become 0, और ये क्या हो जाता है, consumed हो जाता है या 0 हो जाता है, and it consumed or become 0 during chemical reaction. समझ रहा है। तो इसको एक सवाल और हम लेते हैं, तब आप लोग इसको अच्छे से समझ पाइएगा, है ना। जैसे देखिए, हम क्वेश्चन यहां लिखे हैं, N2 + 3H2 = 2NH3, ये हमारा क्वेश्चन है। N2 + 3H2 = 2NH3 हमारा क्वेश्चन है, और इसका हमने लिया है 6 मोल, और इसका हमने लिया है 12 मोल। अब आपसे हमें जानना चाह रहा है कि विच इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये नहीं कि 12 तो सीधे इसको कह दीजिएगा कि ये एलार हो गया, ये 6 है, ये 12 तो सीधे इसको आप एलार कहेंगे तो गलत। ऐसे नहीं है, रिएक्शन करा के मैंने कहा ना, स्टोइकियोमेट्रिक बेसिस पे कम होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि कम होगा तो सीधे इसको एलार कर देंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग करेंगे कैसे, मैं बता रहा हूँ। देखिए, इसका 1 मोल इसके कितने मोल से रिएक्शन कर रहा है, 1 मोल रिएक्ट विद 3 मोल। रिएक्शन पढ़ने तो आपको आता है, 1 मोल रिएक्ट विद 3 मोल, तो 6 मोल रिएक्ट विद 18 मोल। 1 मोल 3 मोल से रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब है 1 मोल N2 3 मोल H2 से रिएक्शन कर रहा है, तो 6 मोल कितने मोल से करेगा, 18 मोल से। बट ये है कितना, 12 मोल। कम की ज्यादा, कम, तो दिस इज एक्चुअली क्या हुआ, एलार हुआ। कौन सा हुआ, एलार हुआ, ना। आपको रिएक्शन करा के देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, करा के देखना पड़ेगा। 1 मोल 3 मोल से कर रहा है, 6 मोल 18 मोल से करेगा, बट ये 12 मोल की लेसर अमाउंट में है, तो वही एलार होता है, लिमिटिंग रिएजेंट, जो कि लेसर अमाउंट में होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करते हैं, समझ रहा है। तो H2 एलार, H2 इज एलार, क्यों, बिकॉज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, और स्टोइकियोमेट्रिक बेसिस भी चाहो तो लिख सकते हैं, प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। समझ गया कि नहीं समझ गया ना, इस तरह से रिएक्शन के हिसाब से, ठीक है बच्चा। चलिए, है ना। तो अब हम लोग अब इसी को देख लेते हैं, थोड़ा शॉर्टकट में, है ना, कि बार बार जो है अगर हमको कहीं एलार निकालने को आ गया कि कौन एलार है ना, और इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, N2 + 3H2 = 2NH3, और इसका 6 मोल दे दिया, और इसका कितना दे दिया, 12 मोल दे दिया है, और आपसे पूछेगा कितना अमोनिया का बनेगा, तो पहले एलार डिसाइड करोगे तब ना रिएक्शन कराओगे। एलार पहले खत्म हो जाता है, तो उसी को खत्म करना है, तो बच जाता है। तो एक तरीका है इसका 1 मोल 3 मोल से करा, तो 6 मोल कितने उसका 18 मोल से करेगा, तो 12 मोल एलार हो जाएगा। बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है रिएक्शन करवा के। तो दूसरा तरीका ये होता है एलार डिसाइड करने का कि आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कीजिए, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ कोफिशिएंट कितना है, 1 देखिए, नाइट्रोजन का कोफिशिएंट कितना है, 1 से डिवाइड। यहाँ कोफिशिएंट कितना है, 3, हाइड्रोजन का 3 है, डिवाइड किए, ये वाला 6 और ये वाला 4, आया कि नहीं आया। कोफिशिएंट से डिवाइड करने पे जो कम आएगा, लेवल कम आ रहा है 4 है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एलार हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो यही हम लोग को ध्यान रखना है, कभी अगर हमको एलार निकालना है तो हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग देंगे, और जो कम आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलार हो जाएगा। समझ गए। तो आप लिख सकते हैं, हाँ, आफ्टर डिवाइडिंग विथ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट which comes lesser is एलार। आफ्टर डिवाइडिंग विथ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट which comes lesser is एलार। समझ गए। तो उसी हिसाब से हम रिएक्शन करते हैं। तो एक कंप्लीट सवाल मैं आपको करवा रहा हूं एलार पे, जो हमारे पे आया हुआ है एग्जाम में। तो 2 सवाल मैं आपको करा दे रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिखा N2 + 3H2 = 2NH3।
ठीक है बच्चा, हमने इसको लिखा है 3 मोल, यहां हमने लिखा है n मोल, चलो इसको लिख देते हैं 7 मोल, 3 मोल एंड 6 मोल, चलो 6 मोल, 3 मोल एंड 6 मोल, है ना। आपको ये दिया करना, आपको यहां करना है फाइंड मोल ऑफ NH3 फॉर्म, फाइंड मोल ऑफ NH3 फॉर्म, है ना। NH3 का कितना मोल बनेगा ये आपको बताना है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हम कहें कि सबसे पहले हम क्या निकालते हैं किसी भी क्वेश्चन में, जब सोल्व करने जाएंगे तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एलआर डिसाइड करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो एलआर कैसे निकालते हैं मैं बता चुका हूं। इसका 3 मोल है तो इसको कोफिशिएंट से भाग दो तो 1 आ जाएगा, इसका 6 मोल है तो इसको कोफिशिएंट से भाग दो तो 2 आ जाएगा, कोफिशिएंट से भाग दो तो मोल। तो यही हमारा क्या आ गया बच्चा, एलआर आ गया, लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। यानी रिएक्शन किस बेसिस से होगा, हाइड्रोजन के बेसिस पे होगा। किस बेसिस पे होगा, हाइड्रोजन के बेसिस पे होगा। अब तुम देख लो 3 मोल कितने मोल को बना रहा है, 2 मोल को, तो 6 मोल कितने मोल को बनाएगा, 4 मोल को। अरे तो कॉमन सेंस से हो गया कि नहीं होगा बताओ, 3 मोल 2 मोल को बना रहा, तो 6 मोल कितने मोल को बनाएगा, 4 मोल को बनाएगा। समझ गए नहीं समझ गए, इसका आंसर कितना आ जाएगा 4, एलआर के हिसाब से करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ, समझ गए सब लोग, एलआर निकाल के करेंगे। अब इसी में कभी कभी एक पार्ट और पूछ देता है कि कितना नाइट्रोजन गैस बचा रहेगा, कितना नाइट्रोजन गैस बचा रहेगा, नाइट्रोजन गैस कितना बचा रहेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 3 मोल कितने मोल से रिएक्शन कर रहा है, 1 मोल से, 3 मोल रिएक्ट विथ 1 मोल, देन 6 मोल रिएक्ट विथ 2 मोल, 6 मोल, 3 मोल 1 मोल से रिएक्शन कर रहा था तो 6 कितने से करेगा, 2 से करेगा, तो कितना रिमेनिंग रहेगा। अगर हम रिमेनिंग N2 निकालेंगे, रिमेनिंग अगर हम N2 निकालेंगे, 3 मोल 1 मोल से कर रहा तो 6 कितने से करेगा, 2 से करेगा, तो 3 है उसमें से 2 क्या रिएक्ट कर जाएगा, तो 1 हमारा क्या आ जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा, रिमेनिंग N2 आ जाएगा। समझ गए, तो एक कंप्लीट सवाल मैं आपको करा देता हूँ एलआर पे, और अच्छा सा लिख के, एलआर हम लोग का तैयार हो जाएगा आज, है ना। एक कंप्लीट सवाल मैं आपको करा देता हूँ लिमिटिंग के लिए, ठीक है ना बच्चा। तो क्वेश्चन है हम लोगों का, है ना, क्वेश्चन मैं आपको लिख दे रहा हूँ, 8 ग्राम CH4 gas and 16 gram O2 gas reacts to form CO2 gas and H2O. Question है 8 ग्राम CH4 gas and 16 gram O2 gas reacts to form CO2 gas and H2O gas. Find weight of CO2 gas formed. Find weight of CO2 gas formed. ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मतलब स्टोइकियोमेट्री में सबसे पहले तो आप रिएक्शन लिखेंगे, बिना रिएक्शन पे तो काम होगा नहीं। तो पहले हम रिएक्शन जल्दी से लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे CH4 गैस प्लस 2O2 गैस बराबर CO2 रिएक्शन लिखिए फटाक से। अब फिर मैं कहा हूं कि ग्राम से कोई मतलब नहीं है, 8 ग्राम दिया है और ये हमारा कितना ग्राम दिया है, 16 ग्राम दिया है। मैं कहा ग्राम को हम पहले किसमें चेंज करेंगे, मोल में, क्योंकि रिएक्शन हम मोल बेसिस पे कराते हैं, 16 दिया है ना। अब आप मोल निकाल दीजिए बच्चे। तो मोल आपको निकालने आता है, 8 बटे मोलर मास कर लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा बताइए, मोल निकालेंगे 8/16 तो हमारा एक मोल कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा यार, 0.5। अच्छा इसको 32 से आप भाग दे देंगे, यहाँ पे मोल कितना आ जाएगा, 16/32, ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो दोनों का मोल हमारा कितना आ गया, जब हमने बताया तो 0.5 आ गया। उसके बाद हम एलआर निकालने के लिए होता है, एलआर लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालेंगे, तो आप पहले कोफिशिएंट से भाग देंगे तो 0.5/5, फिर यहाँ कहेंगे 0.5/2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0.25। कम है कि नहीं कम है, तो ये हमारा क्या हो गया, एलआर हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। समझ रहा है, सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे, सबसे पहले रिएक्शन, फिर मोल, फिर एलआर निकाल दिए। तो रिएक्शन कौन कराएगा, O2 हमारा एलआर है, ध्यान दीजिए, कम है वही एलआर है, तो ये हमारा O2 हमारा एलआर है। तो एलआर हमारा कौन हो गया इस रिएक्शन में, एलआर O2 हमारा एलआर हो गया। तो हम उसी बेसिस पे रिएक्शन को कराएंगे। अब इससे हम कोई मतलब नहीं रखेंगे, CH4 से रिएक्शन को नहीं कराएंगे, ठीक है। अब 2 मोल कितने मोल को बना रहा है बताइए, 1 मोल को बना रहा है ना, 2 मोल से कितना बना, पढ़ने के लिए ऑलरेडी बता चुके हैं, 2 मोल से 1 मोल, तो बताइए 0.25 से कितना मोल बनेगा, तो मोल ऑफ CO2 हो जाएगा 0.25/2 मोल।
समझ गए ना सारे बच्चे? 2 से 1 मोल, तो 0.25 से 0.25 बटे 2 मोल आ गया यार इसका। समझ गए नहीं समझ गए सारे बच्चे? अब एक बार हमने मोल निकाल लिया तो मोल ऑफ CO2 हमारा कितना आ जाएगा? मोल ऑफ CO2 हमने निकाल लिया है, वो कितना हमारा है? 0.25/2। अब हम वेट निकाल लेते हैं। वेट ऑफ CO2 हमारा कितना आ जाएगा? जल्दी से बता दो। 0.25/2 × 44। कर लोगे नहीं कर लोगे? बोलो। 0.2/2 44 कर लोगे ना? इसको सोल्व कर लोगे तुम लोग तो ये हमारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 0.25 और साथ में कितना आ जाएगा? 22। चाहो तो इसको कर लो, 5.5 ग्राम आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई डाउट नहीं होना चाहिए कैसे मैंने किया है, ठीक है? ध्यान दीजिए कैसे कैसे किया हूं, ठीक है ना? एक और आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल, उसको भी मैं कर लेता हूं यार, क्योंकि देखिए बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में एलआर पे आते हैं, बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में आए, तो उसको भी हम पढ़ लेते हैं, है ना? उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है? एक और हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हूं 1 ग्राम Mg taken with 1 ग्राम O2 गैस। 1 ग्राम Mg है मैग्नीशियम, 1 ग्राम मैग्नीशियम में लिखा हूं, Mg मतलब मैग्नीशियम। 1 ग्राम Mg taken with 1 ग्राम O2 गैस to form MgO solid। 1 gram magnesium solid react with taken with 1 gram O2 gas to form MgO solid. Find weight of MgO solid form। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि MgO solid का कितना वजन बनेगा। तो चलो सॉल्यूशन में पहले बता चुका हूं कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? रिएक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रिएक्शन। तो मैं रिएक्शन लिख देता हूं, Mg प्लस O2 बराबर MgO। अब ये बैलेंस नहीं है तो यहां हम 2 लगा देंगे। अब ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गया नहीं बैलेंस हो गया। अब हम लिखेंगे ग्राम, ये 1 ग्राम है, ये भी 1 ग्राम है। अब हम निकालेंगे मोल, जो हम कर रहे थे वही प्रोसीजर से करेंगे। तो 1/24 इसका मोल हो गया, 1/32 इसका मोल हो गया, है ना? फिर अब हम निकालेंगे एलआर, लिंकिंग रिएजेंट। तो उसके लिए हम कोफिशिएंट से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो 1/24 इनटू क्या हो जाएगा? 1/2 भाग देंगे ना, तो उसे भाग देना, चाहे 1/2 से मल्टीप्लाई करना, एक ही चीज है। 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे 2 से भाग दीजिए, एक ही चीज है। और यहाँ 1/32 है, यहाँ 1 है तो कोई मतलब नहीं है, 1 को ही रहेगा। बताइए क्लियरली ये कितना आएगा? बताइए तो ये 1/, क्या आएगा? 48 आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिस इज कमिंग टू 1/48। दिख रहा होगा आप लोगों को 1/48 आ रहा है ना? ये कम है कि नहीं कम है? 1/48 में धर लेता हूं, हो सकता है ना दिखे। दिस इज कमिंग टू 1/48, है ना? ये क्लियरली कम है, तो हमारा Mg क्या हो जाएगा? जो बताइए लिमिटिंग रिएजेंट। Mg हमारा क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट हो गया बच्चा, है ना? यानी रिएक्शन हमारा किसके हिसाब से होगा? Mg के हिसाब से होगा ना? तो चलिए, है ना? अब एलआर हो गया, हमें इससे मतलब नहीं है। अब यहाँ हम कहेंगे 2 मोल से कितना मोल बन रहा है? 2 मोल बन रहा है नहीं बन रहा? 2 मोल से 2 मोल, तो 1/24 मोल से कितना मोल बनेगा? बताइए 1/20। देखो ये मोल वाला पार्ट है, ये मोल निकाले हैं सबका दोनों, है ना? तो 1/24 से ये भी कितना? देखिए 2 मोल से 2 मोल, 2 से 2, 3 से 3, तो 1/24 से ये भी कितना बन जाएगा? 1/24 मोल बनेगा कि नहीं बनेगा? 1/24 मोल बन गया बच्चा। अगर 1/24 मोल बन गया है, तो जरा मुझे बताइए यहीं पे, है ना, कि वेट कितना आ जाएगा? तो हमको पता है कि मोल बराबर क्या होता है? वेट और बटे में मोलर मास। वेट ऑफ MgO में लिख देता हूं और साथ में मोलर मास आपको पता है MgO का कितना हो जाता है? 40 हो जाता है। तो वेट ऑफ MgO फॉर्म हम लोगों ने निकाल लिया है कि नहीं निकाल लिया? समझ गए कि नहीं समझ? ठीक है, यही है ना? अब इसी में एक पार्ट और मैं करा दे रहा हूँ, समझ गए होंगे? क्वेश्चन तो आपको आ गया होगा। यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई 40 है, 40 है, ध्यान दीजिएगा, 40 कंफ्यूज मत कीजिएगा, 40 है ना? वहां से आप निकाल लेंगे, ठीक है? अब इसी में कई बार हमारा एक पार्ट और आ जाता है, समझ रहे हैं? इसी में कि कितना O2 रिमेनिंग रहेगा, है ना? ये तो आप समझ गए होंगे। अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ, है ना? इसी में अगर हम निकालें इसी क्वेश्चन में ना, वेट ऑफ O2 रिमेनिंग, वेट ऑफ O2 रिमेनिंग, वेट ऑफ O2 रिमेनिंग, वेट ऑफ O2 रिमेनिंग,
कितना वेट O2 का वेट रिमेनिंग रहेगा। तो ध्यान दीजिए, जब O2 का वेट अगर आपसे ये पूछ रहा है तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो MgO है, देखो मास हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। मास हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। मास हमेशा क्या होता है, कंजर्व होता है। जितना मास रिएक्टेंट का रहेगा उतना ही मास फाइनल रिएक्शन में होगा। ये 1 ग्राम है तो ये 1 ग्राम ही फाइनल रहेगा, कुछ MgO में चेंज हुआ होगा, कुछ ऑक्सीजन में बचा हुआ होगा, है ना। तो वेट ऑफ O2 रिमेनिंग हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें वेट ऑफ O2 टेकन। वेट ऑफ O2 टेकन हमारा कितना है, जरा मुझे बताओ, 1 ग्राम है, ठीक है। वेट ऑफ O2 इन MgO, MgO में कितना O2 का वेट है, तो मुझे बताइए MgO का मोल कितना था, जरा मुझे बताइए, मैं अभी निकाला हूं 1/24 मोल। MgO का 1/24 मोल है कि नहीं, तो जितना MgO का मोल होगा उतना ही ऑक्सीजन का मोल होगा। देखो एक MgO में कितना ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है, तो जितना MgO का मोल होगा उतना ही क्या होगा, ऑक्सीजन का ही मोल होगा। और अगर आपको वेट में चेंज करना तो आप मोलर मास से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चा। अगर आपको किसमें चेंज करना है, मोल को वेट में चेंज करना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ध्यान दीजिए किसका मोल है, ये मोल ऑफ MgO का हो, और बराबर तुम क्या कर सकते हो, मोल ऑफ ऑक्सीजन भी कर सकते हो। मोल ऑफ ऑक्सीजन भी कर सकते हो, चाहे मोल ऑफ MgO का हो चाहे मोल ऑफ ऑक्सीजन का हो। देखो बता चुका ऑलरेडी मैं पहले कैसे कैलकुलेशन करते हैं। एक मोल MgO होगा तो उसमें Mg का भी एक मोल, O2 का भी एक मोल। तो ये हमारा कितना आ गया, जरा मुझे बता सकते हैं आप लोग कैलकुलेशन करके, ये हम लोग का आ जाएगा 2/3। तो O2 हमने कितना लिया था, जरा मुझे बताइए, 1 ग्राम। प्रोडक्ट में हमारा कितना चला गया, 2/3 ग्राम। तो वेट रिमेनिंग क्या आ जाएगा, वेट रिमेनिंग क्या आ जाएगा, शुरू में 1 ग्राम था और 2/3 ग्राम क्या हो गया, प्रोडक्ट में चला गया। MgO मतलब प्रोडक्ट में चला गया, तो वेट रिमेनिंग क्या आ जाएगा, 1/3 ग्राम आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो अगर वेट रिमेनिंग रिएक्टेंट का पूछेगा तो ऐसे ही करना, पहले प्रोडक्ट बना लेना, फिर प्रोडक्ट में से हटा लेना, अपने आप वेट रिमेनिंग आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, ऐसे हम लोग करते हैं फटाफट, है ना। तो चलिए हम लोग एक और सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, एक और सवाल हम लोग कर लेते हैं लिमिटिंग एजेंट पे। काफी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो ये सवाल हम लोग का आया हुआ है यार, ये नीट में पूछा हुआ सवाल है, सेम सवाल मैंने लिखा है। ये कह रहा है कि इन द रिएक्शन 4NH3 + 5O2 = 4NO2 + 6H2। एक रिएक्शन दिया हुआ है, 4 अमोनिया 5O2 गैस से रिएक्शन करके 4 NO2 और 6 वाटर बना रहा है, ठीक है। अब आगे कह रहा है 1 मोल ऑफ NH3 and 1 मोल ऑफ O2 are made to react। अब एक कह रहा है कि मैंने अमोनिया का कितना मोल लिया है बच्चा, 1 मोल है, और इसका कितना मोल है, 1 मोल, दोनों का 1 मोल लिया, ठीक है। मेड टू रिएक्ट टू कंप्लीशन, है ना, मतलब रिएक्शन खत्म हो जा रहा है, कोई एक रिएक्टेंट खत्म हो जा रहा है, ठीक है। कंप्लीशन तक दोनों का एक मोल लिया और क्या कर रहा है, रिएक्शन करा रहा है। तो ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑल ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड, 1 मोल ऑफ NO formed, 1 मोल ऑफ H2O formed, all NH3 will be consumed। ये सारे ऑप्शन हैं। सारा अमोनिया खत्म हो जाएगा, एक मोल NO बनेगा, एक मोल वाटर बनेगा, ये सारा ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, ठीक है। तो मैं सवाल बताया हूँ कि ऐसा कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, LR निकालते हैं। क्या निकालते हैं, LR, है ना। तो चलो LR निकालते हैं। LR कैसे निकालेंगे मैं बता चुका हूँ। जो भी मोल दिया उसको कोफिशिएंट से क्या करोगे, भाग दोगे, तो 1/4 करोगे। फिर यहाँ कोफिशिएंट क्या है बताओ, 5 है, 5O2 लिखेंगे, 5 है, SO2 मत समझिएगा, 5 है, ये 5 है ना, 5O2, तो 1/5 करेंगे। अब मैं बताया हूँ कि जो कम आता है वही LR होता है, ठीक है। तो कौन है कोफिशिएंट, भाग देने के बाद यही हमारा क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। और मैं बता चुका हूँ कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, कंज्यूम हो जाता है। क्या हो जाता है, कंज्यूम। तो LR और ये कंज्यूम हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला सही। जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कम होता तो पहले खत्म हो जाएगा। तो ऑल ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम, ये सही ऑप्शन है। और ये क्या है, गलत, ठीक है। तो ऑप्शन तो आपने मैच कर लिया डायरेक्ट, है। बट अगर आपसे पूछेगा कि ये दोनों सही है कि गलत है, तो गलत ही है। बट फिर भी अगर पूछ दिया कितना कितना बनेगा, है? तो ध्यान दीजिए, LR कौन है, O2 है। तो रिएक्शन किसके बेसिस से होगा, O2 के हिसाब से होगा, बता चुके हैं ना, LR के हिसाब से रिएक्शन होता है।
तो यहाँ बताइए 5 मोल से कै मोल बन रहा है? 4 मोल में बताया था ना कि ऐसे ही पढ़ते हैं रिएक्शन को कि 4 मोल अमोनिया 5 मोल O2 से रिएक्शन किया और 4 मोल क्या बना है NO2। 5 मोल से कितना बन रहा है? 4 मोल। 1 मोल से कितना बनेगा बताओ तो यार। ऑप्शन तो आपको समझ में आ ही गया है ना, तो इसको मैं मिटा दे, ठीक है ना। ऑप्शन अब मैं मिटा दे रहा हूँ, सब जो लिखा हुआ है ताकि मैं कर सकूँ, ठीक है ना। तो देखिए 5 मोल से कितना मोल बन रहा है? 4 मोल। 1 मोल से कितना बनेगा जरा मुझे बताइए? 4/5 इतना मोल NO2 बनेगा। इसी हिसाब से रिएक्शन करा गया, जो एलआर है वही डिसाइड करता है कि वही खत्म होगा पहले। तो 4 मोल से 5 मोल से 1 मोल से कितना? 4/5 इसका आंसर आएगा। इसको ही बनाते हैं। 5 से कितना बन रहा है? 6 मोल। 5 मोल O2 से कितना मोल पानी बन रहा है? 6 मोल। लेकिन है हमारे पास कितना? ये 1 ही मोल है। 1 मोल से कितना बनेगा बताइए? 6/5 मोल। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? फिर से ध्यान दीजिए। 1 मोल था कोफिशिएंट से भाग दिए 1/4 1/5, तो जो कम आया वो एलआर हो गया। ठीक, एलआर पहले कंज्यूम हो जाता तो पहला ऑप्शन भी सही हो, ये गलत भी हो गया। बट ये दोनों भी गलत है कि नहीं है, अगर हम इसको भी जानना चाहते हैं कि ऑप्शन तो यहीं से ठीक हो जाएगा ना, तो उसके लिए तो 5 अब रिएक्शन जो एलआर वही करता है, उसी हिसाब से रिएक्शन होता है कि पहले वो खत्म होगा। ठीक है, तो 5 मोल से 4 मोल बन रहा है। ये 5 मोल खत्म हो रहा है तो 4 मोल क्या है? बन रहा है। 1 से कितना बनेगा? 4/5। इसका हो गया यार, इसका रख लिया। 5 मोल से कितना पानी बन रहा है? 6 मोल। 1 से कितना बनेगा? 6/5। तो ये सवाल भी हो गया होगा। तो देखिए दोनों ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है क्लियरली, क्योंकि ये कितना बन रहा है? 4/5 मोल। कितना बन रहा है? 6/5 मोल। तो पहला सही था। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कैसे हम लोग करते हैं, है ना। तो एलआर भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।